वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 21 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अर्निंग्स पर शेयर। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और आज हम डिस्कस करेंगे अर्निंग पर शेयर के हवाले से। अब ये देखें कि अर्निंग पर शेयर क्या होती है। आज के इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। What is earning per share? Formula and calculation for earning per share. Examples of earning per share. Formula and calculation for earning per share. Why earning per share is important. बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होती है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है इसमें से कैसे निकाली जाती हैं और कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए अर्निंग पर शेयर क्या होगी, अर्निंग पर शेयर और कैपिटल का क्या रिलेशन है, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड्स का क्या रिलेशन है और कुछ क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमने ये लेक्चर शेयर किया है जो ऑलरेडी ग्रुप में है पीडीएफ, और इसकी एक्सप्लेनेशन उर्दू में मैं दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड एज कंपनीज प्रॉफिट। जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ। कंपनीज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। अब सबसे बड़ी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं कॉमन स्टॉक के। आउटस्टैंडिंग शेयर वो होते हैं जो कंपनी इशू करती है इन्वेस्टर्स को, और इसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो होता है जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, जैसे बैंक्स हो जाते हैं, हेज फंड्स हो जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के इदारे हो जाते हैं, बिग प्लेयर्स हो जाते हैं। इसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। वो जो शेयर खरीदते हैं दूसरे कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इनसाइडर्स हो सकते हैं, और तीसरे आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि जितने भी शेयर कंपनी सेल करती है इन्वेस्टर्स को, उनको आउटस्टैंडिंग शेयर कहा जाता है। अब इसमें आप ये देखें कि कुछ शेयर कंपनी अपने पास रखती है। वो जो अपने पास शेयर रखती है उनमें से आउटस्टैंडिंग शेयर वो होते हैं जो वो इन्वेस्टर्स को सेल करती है। ठीक हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है कंपनी का प्रॉफिट, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ डिवाइड होता है, और यहीं पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि यहीं पर डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मसलन मैं मिसाल के लिए कहता हूँ कि कंपनी के शेयर 1 लाख हैं और उसने 1 लाख में से 40,000 शेयर बेचे हुए हैं और 60,000 शेयर उसने अपने पास रखे हैं। अब वो क्या करती है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 40,000 शेयर के साथ है। वो बताती है कि कंपनी ने 40,000 शेयर के साथ इतना प्रॉफिट कमाया है। अब वो क्या करती है कंपनीज, बहुत सी कंपनीज अपने शेयर थर्ड पार्टी के जरिए बाय बैक कर लेती। हालांकि कानूनी तौर पर बाय बैक करना मना है, लेकिन कंपनीज एक तीसरी पार्टी खड़ी करती है और उसके जरिए वो बाय बैक कर लेते हैं बहुत से शेयर कंपनी। तो जब कंपनी के कुछ शेयर बाय बैक हो जाते हैं, वापस ट्रेजरी में आ जाते हैं इस तरह से, तो वो मार्केट के अंदर जो है शेयर कम रह जाते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि उसका सेम जो अर्निंग होती है कम शेयर पे जब डिवाइड करेंगे तो वो ज्यादा मुनाफा शो होगा। मसलन टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ है, अगर उसे 30 लाख शेयर पर डिवाइड करें तो और मुनाफा आएगा, और अगर 40 लाख पे शेयर करें
तो और आएगा 40,000 या लाख कर ले, जो भी आप करना चाह रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आउटस्टैंडिंग शेयर कम होते जाएंगे तो कंपनी का मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो ये इसी तरह की जो है मामलात करती है कंपनीज अपने मुनाफे को ज्यादा शो करने के लिए, ताकि उनके शेयर की वैल्यू बढ़ सके। ओवरऑल बहरहाल हमें पता होना चाहिए अर्निंग पर शेयर क्या है। कंपनी के प्रॉफिट को जब आप आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो भी रेशो आती है उसका मतलब होता है कि ये एक शेयर ने इतना पैसा कमाया है। अब आगे आ जाते हैं। अर्निंग पर शेयर इज कंपनीज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स इट हैज आउटस्टैंडिंग। ये तो बात क्लियर होगी। इसके बाद ईपीएस इंडिकेट्स हाउ मच मनी अ कंपनी मेक्स। अ कंपनी कितने पैसे बनाती है फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक एंड इज वाइडली यूज्ड मैट्रिक फॉर एस्टिमेटिंग कॉर्पोरेट वैल्यू। ये एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मैट्रिक है, लेकिन इसको मैनिपुलेट किया जाता है। मैंने आपको ये तो बताना है कि ईपीएस है, लेकिन ये ईपीएस जो होता है ये कोई फाइनल टेस्टेड टूल नहीं है। कंपनीज को भी पता है कि आप इन्वेस्टर जो है अर्निंग पर शेयर को देखकर शेयर खरीदते हैं, इसलिए कंपनी इसको मैनिपुलेट करती है। कैसे करती है? बाय बैक करके, और मार्केट में पहले उसके शेयर ज्यादा होते हैं और बाद में वो कुछ शेयर वापस खरीद लेते हैं, और इससे जो उनके आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं वो कम हो जाते हैं मार्केट में। मुनाफा जो होता है वो उतना ही होता है, और जब सेम मुनाफा कम शेयर के साथ डिवाइड किया जाता है तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा आती है। और इस तरह से बहुत सी कंपनीज मैनिपुलेट करती हैं अपने डाटा को। एक बात क्लियर होगी। इसके बाद a higher EPS indicates greater value because investor will pay more for a company share if they think that company has a higher profit relative to। ये तो सबको पता है कि अगर ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो हम जैसे जो लालची लोग हैं वो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ज्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक हद तक जो है आप एक्सपेक्टेशन रखना वो तो मुनासिब है, लेकिन जब एक हद से ज्यादा हो जाए तो उसको फिर लालच का आंसर उसमें शामिल हो जाता है और वो नुकसानदेह होता है। और कंपनी इसी चीज को जो आपकी कैश करती है, हायर ईपीएस आपको दिखाती है, और बाद में अगर आपने बाकी फैक्टर्स नहीं नोट किए होते और सिर्फ ईपीएस की बेस पर आप डिसीजन लेते हैं तो ये डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। EPS can be arrived at several forms such as excluding extraordinary items, discontinued operations और diluted basis। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अर्निंग पर शेयर एक्सप्लेन, आप ये देखें फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन ये तो चलता जाएगा। अर्निंग पर शेयर वैल्यू इज कैलकुलेटेड नेट, ये अब 10 दफा मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे निकलेगी। एग्जाम्पल जिसकी हम नीचे देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये है कि कंपनी फोर्ड है, इसने एग्जाम्पल दी, उसकी नेट इनकम जो है 7.6 बिलियन है, ये टोटल इनकम है। प्रिफर्ड डिविडेंड इसके 0 है। वेटेड कॉमन शेयर जो है इसके 3.98 बिलियन है। तो इसकी जो नेट इनकम को ये जो इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ डिवाइड किया तो ये इसकी आ गई है अर्निंग पर शेयर। तो सिंपली हमने क्या किया है, नेट इनकम को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर दिया कॉमन शेयर्स के साथ, और ये आपके पास आ गया। अर्निंग पर शेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इम्प्लॉयड व्हेन डिटरमाइनिंग अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। हम इसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत वाइडली यूज करते हैं जब भी हम देखना चाहते हैं कि कंपनी मुनाफे में जा रही है या नहीं जा रही। इट आल्सो अ मेजर कंपोनेंट कैलकुलेटिंग प्राइस टू अर्निंग। आपको जाहिर है अर्निंग पर शेयर निकालेंगे और मार्केट प्राइस को उस अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो तब ही आपकी प्राइस टू अर्निंग निकलेगी। तो अर्निंग पर शेयर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए भी बहुत अहम है। और सेम फैक्टर जो सेम सेक्टर है उसकी कंपनीज की प्राइस टू अर्निंग और अर्निंग पर शेयर ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स होता है और जिससे हमें काफी हद तक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
अर्निंग पर शेयर इज वन ऑफ द मैनी इंडिकेटर्स, बहुत से जो इंडिकेटर्स हैं उनमें से एक है। ये नहीं है कि यही सिर्फ एक है, वन ऑफ द मैनी, यानी बहुत सारों में से, मसलन अगर 30 इंडिकेटर है तो उन 30 में से ये एक ही इंडिकेटर है। सिर्फ इसी एक को देखकर शेयर नहीं खरीद लेने चाहिए, बाकी भी इंडिकेटर्स देखने चाहिए, इसीलिए मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। अब कंपेयरिंग जो होता है इसकी ईपीएस इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स मे नॉट हैव मच मीनिंग टू इन्वेस्टर्स, और इसमें आप देख रहे हैं बिकॉज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द अर्निंग ऑफ, जो आपको बताया जाता है अर्निंग कंपनी की, वही आप जो रिपोर्ट्स में बताया जाता है वही आप बिलीव करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस तो होती नहीं है। और इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या फर्क है। बेसिक ईपीएस वही होती है कि आप जो देखें, जो आपने निकाली है कि जो इसका टोटल आपने ले लिया, दी सिलेक्ट कंपनी, बेसिक ईपीएस डज नॉट फैक्टर डाइल्यूटेड इफेक्ट, ये तो उसका आ गया। आप बेसिक में क्या करते हैं, वही काम करते हैं कि जो नॉर्मल इसकी अर्निंग है, व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एक्सक्लूड आइटम सच एज, ये स्टॉक ऑप्शंस हैं इसके अंदर, और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स हैं, और फर्दर इन्वेस्टमेंट, इसमें आप ये समझ लें कि आप जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं और फर्दर इक्विटीज हैं कुछ, उनको निकाल दें तो वो इसकी बेसिक आ जाती है। लेकिन जो डाइल्यूटेड ईपीएस है उसके अंदर वो ऑप्शंस और जो दूसरी इक्विटीज हैं वो भी आ जाती हैं, तो इसलिए उसको डाइल्यूटेड ईपीएस बोला जाता है, यानी वो फर्दर लोअर लेवल पे हम उसकी लेके चलते हैं डिटेल्स। तो जब स्टॉक ऑप्शंस और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाती है। डाइल्यूटेड से मुराद ये होता है कि उसमें ऑप्शंस और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो शामिल कर ली जाती है, और इसकी फर्दर आपको जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे समझ आती जाएगी। अब आप ये देखें ईपीएस एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी होती हैं? ऐसे आइटम जो एक या दो दफा ही हो सकती हैं, कंटिन्यूस नहीं होती, तो उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं। आपने ये देखा बाद ऑपरेशन जो होते हैं, इमेजिन अ कंपनी दैट ओन्स टू फैक्ट्रीज दैट मेक सेल फोन स्क्रीन, ये दो फैक्ट्रीज हैं जो सेल फोन स्क्रीन बना रही हैं। इसमें आपने देखा कि the land on which one of the factories sits has become very valuable and new developments have surrounded। इसमें उसने बताया कि एक जो कंपनी है उसकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, दूसरी की ज़मीन उसी तरह सस्ती रही, तो उसने क्या किया कि अपनी उस ज़मीन को बेचकर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो वो जो ज़मीन की कॉस्ट थी वो एक ही दफ़ा उसमें ऐड हो सकती है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। तो अनयूजुअल जो प्रॉफिट और लॉस होता है जब वो आ जाता है तो वो इसके जो है कैलकुलेशन में इफेक्ट करता है। इसलिए ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो दो तरह की होगी, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपको पता है कि जो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं वो, तो अब अगर किसी एक साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्रॉफिट हो गया है कंपनी को, वो एक ही दफा होना है, तो उसकी वजह से अगर उसकी ईपीएस बढ़ गई है तो वो इग्नोर करनी चाहिए। लेकिन जो ईपीएस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से, लगातार ऑपरेशन की वजह से बढ़ रही है, ये उसकी असल और रियल जो है ईपीएस होती है, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। ईपीएस से मुराद अर्निंग पर शेयर है एंड कैपिटल। इसमें आप फर्दर देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईपीएस दैट इज ऑफन इग्नोर्ड इज द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द अर्निंग इन द कैलकुलेशन। अब इसमें वही आ गया कि आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब बट वन कुड नॉट डू सो विद फ्यूर नेट एसेट्स, जिसमें द कंपनी वुड बी मोर एफिशिएंट एट यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट इनकम एंड ऑल अदर थिंग दैट इक्वल। अब आप देख रहे हैं कि मैट्रिक दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मोर एफिशिएंट कंपनीज इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लें और रिटर्न ऑन इक्विटी कह लें। हर कंपनी की अपनी एक इक्विटी होती है जो उसकी फेस वैल्यू होती है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यू निकाली जाती है। एनीवे आप जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनाफा कमा रहे हैं, ये कैपिटल है आपका और इसके ऊपर कितना मुनाफा कमा रहे हैं, वो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ईपीएस एंड डिविडेंड्स, ये भी आपने देखा कि although EPS is widely used as a way to track company's performance, shareholder do not have direct access to, आपको पता है कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं होती, जो रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं वही आ जाती हैं। A portion of earning may be distributed as a dividend, but all or a portion of EPS can be retained by the company। इसमें कुछ हिस्सा तो वो कंपनी शेयर कर देती है और कुछ हिस्सा वो शेयर नहीं करती। ठीक हो गया। अब इसमें बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो हिडन ऑपरेशंस जो है वो लेके चलती हैं ताकि वो अपने मामलात को बहुत ज़्यादा शफाफ लोगों के सामने, शेयर होल्डर के सामने पेश नहीं करती। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसके मैनेजमेंट को समझना है, उसकी इक्विटी को समझना है, उसके जो है कैश फ्लो को समझना है, उसके ग्रोथ रेट को समझना है। तो बहुत सी चीज़ों को हमें देखना होता है। इसी तरह ईपीएस एंड प्राइस टू अर्निंग, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी अर्निंग पर शेयर होगी और उसके बाद प्राइस जो है मार्केट प्राइस होती है, और आपके पास अगर ईपीएस होगी और मार्केट प्राइस तो आपके पास शो हो रही है, उससे आप निकाल सकते हैं। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आप देखते हैं कि पूछ रहा है कि व्हाट इज गुड ईपीएस। What counts as good? EPS will depend on factors such as the recent performance of the company, the performance of its competitors, and the expectations of analysts। अब इसमें उसने तीन बातें की हैं। एक तो रीसेंट परफॉर्मेंस उसकी कंपनी की कैसी रही है, और उस कंपनी के साथ साथ सेम सेक्टर के जो कंपटीटर्स हैं उसके सेम सेक्टर की मैंने बात की है, दूसरे सेक्टर की कंपनीज की बात नहीं की। जिस सेक्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल की बात होगी, फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर की बात होगी, आईटी कंपनी है तो आईटी की बात होगी, टेक्सटाइल कंपनी है तो टेक्सटाइल की बात होगी, यानी सेम सेक्टर की कंपनीज की बात होगी। एक तो ये हो गया उनकी परफॉर्मेंस, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एनालिस्ट हु फॉलो द स्टॉक। इसके बाद जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाता है, और बाद में हम फिर उसकी एक ईपीएस, पोटेंशियल ईपीएस निकालते हैं। तो उससे हमें अंदाजा होता है कि गुड और बैड क्या हो सकता है। अब यहाँ पर हमने ये जो फैक्टर था इसको डिस्कस किया कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या फर्क है, इस बात को आपने समझना। देखें यहाँ पर बेसिक ईपीएस मैंने पहले बताया कि डिस्टिंग्विश इसमें ईपीएस कंसिस्ट, जैसे आपको पता है कि कंपनीज की जो नेट इनकम है उसको हम आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ जब डिवाइड करते हैं तो इसको आप उसकी बेसिक ईपीएस भी कह सकते हैं। लेकिन डाइल्यूटेड में क्या होता है कि ये जो स्टॉक ऑप्शंस अगर शामिल कर लिए जाए और कुछ और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को शामिल कर लिया जाए तो वो उसकी फर्दर डिटेल या डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाती है। इसमें हम दो चीजों को और ऐड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो फिर ये उसकी डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद ये आपने देखा कि बिटवीन ईपीएस एंड एडजस्टेड ईपीएस, ईपीएस तो जनरल हो गया अर्निंग पर शेयर, एडजस्टेड ईपीएस क्या है कि जिसमें आप नॉन रिकरिंग यानी ऐसे प्रॉफिट और लॉस जो बार बार नहीं होने, जैसे जमीन की वैल्यू एक दफा बढ़ गई है तो कंपनी ने वो जमीन सेल कर दी, अब उसके बाद बार बार तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो ऐसे जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं जो एक ही दफा हो सकते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, उसको एडजस्टेड ईपीएस बोला जाता है। अब लिमिटेशंस क्या है ईपीएस की, इस बात को समझें। जैसे मैंने पहले बताया कि ईपीएस जो है वो डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अ कंपनी कैन गेन इट्स ईपीएस बाय बाइंग बैक स्टॉक। कंपनी अपने शेयर्स को
खुद ही खरीद कर मार्केट में शेयर कम कर सकती है, जिससे उसके आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जब आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाएंगे तो उसकी जो है ईपीएस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेटिंग द ईपीएस। तो कंपनी अपने ही शेयर को बाय बैक कर लेती है और इससे क्या होता है कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं और उसकी ईपीएस डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा शो हो जाती है। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, कंपनी इस तरह की जिसे आप कह सकते हैं होशियारियां दिखाती है, एक्टिविटीज दिखाती है। चेंजिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो थोड़ी चेंज कर सकती है, या does not take into account the price of the share, so it's easy whether a company stock is over or under। तो क्योंकि ईपीएस में अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो इसकी प्राइस होती है वो कंपनी तो नोट नहीं करती, मार्केट डिसाइड कर रही होती है। तो इसलिए जो है वो ओवर और अंडर वैल्यू का आप ही को असेस करना होता है। इसमें दो बातें जो सबसे अहम है कि ईपीएस बहुत इम्पॉर्टेंट टूल ज़रूर है, लेकिन ये उन 30 या 40 टूल में से या फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, और कंपनीज इस एक फैक्टर को समझती हैं कि इन्वेस्टर कंसीडर करता है, इसलिए कंपनीज इसको मैनिपुलेट करती हैं। इस बात को समझे, मैनिपुलेट से मुराद अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा हो, ये तो जानबूझकर इसमें रद्दोबदल करती हैं और रद्दोबदल करके इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। हालांकि फर्ज करें कि वो इतनी अच्छी नहीं होती तो अच्छा दिखाने की कोशिश करती है ताकि मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू बढ़े। लेकिन इसके लिए फिर हम दूसरे फैक्टर को देखते हैं, उनकी मैनेजमेंट को देखते हैं, उनकी ग्रोथ रेट को देखते हैं, उनके कैश फ्लो को देखते हैं, उनकी डेबिट को देखते हैं, उनके लोन को देखते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं, मार्केट इमेज को देखते हैं, और बहुत सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। और हमें उस बिजनेस के बारे में समझना होता है कि ये बिजनेस जो है अच्छा है या बुरा है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि हम शेयर नहीं खरीद रहे होते, हम किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाता है कि बिजनेस अच्छा है या बुरा है, ये ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो ही आप उसके शेयर खरीदें। अगर आपकी समझ में ये बात नहीं आती, बिजनेस के बारे में आप कोई अपनी राय कायम नहीं कर सकते, तो आपको वो शेयर नहीं खरीदने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस किया, और हमने ये डिस्कस किया कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं वो शेयर होते हैं जो कंपनीज इन्वेस्टर्स को सेल करती हैं। तो टोटल जो कंपनी के शेयर होते हैं ट्रायरी में से, उसमें से वो शेयर जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है, टोटल नेट जो उसकी इनकम होती है डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आती है। तो ये दो तरह की होती है, बेसिक और डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड में हम उसके कुछ ऑप्शंस वगैरह को कंसीडर करते हैं और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को कंसीडर किया जाता है। बेसिक में ये दोनों चीजें कंसीडर नहीं होती। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है, जिसे हम बोलते हैं कि एक ही दफा के प्रॉफिट या लॉस हो सकते हैं, नॉन रिकरिंग इसे बोला जाता है, यानी कि वो बार बार नहीं हो रहे होते। और कुछ जो होते हैं ईपीएस, वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जनरेट हो रही होती है। तो हम इसमें लेते हैं एडजस्टेड ईपीएस, से मुराद यही होता है कि उसमें जो एक ही दफ़ा कोई काम हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको एडजस्ट किया जाता है और कंपनी की एक एवरेज ईपीएस निकाली जाती है जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। ईपीएस निकलेगी तो ही आप पीई रेशो निकाल सकते हैं, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो। तो ईपीएस और पीई रेशो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक को जानने के लिए, ये अच्छा है या बुरा है। तो इन दोनों को ही जज किया जाता है और इसके साथ साथ 25 से 30 दूसरे फैक्टर भी जज किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं और देखे जाते हैं। हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सीखें, और सीखने से पहले आपको ध्यान करना है, सोचना है किस बंदे से सीखना है। कोशिश ये करें कि जो भी आपका मेंटोर है
या जो भी आपका टीचर है वो प्रैक्टिकली उस बिजनेस को समझता हो, ताकि उस बिजनेस की बहुत सी जो खूबियां हैं और खामियां हैं वो आपके सामने डिस्कस कर सके। तो हमने एक कोशिश की है, हम एक ग्रुप बना के चल रहे हैं, उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ देखें, टाइम आप लोगों का भी बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती होता है, इसलिए इंडिविजुअल आपके बहुत से सवालों के मैं जवाब नहीं दे पाता, इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अगर आपने खिदमत ही करनी है तो आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे? तो ये जो यूट्यूब पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, क्या इनके मैं पैसे ले रहा हूँ आप लोगों से? नहीं ले रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि मुझे बहुत से नॉन सीरियस लोग, मैंने पहले 2-3 ग्रुप बनाए, बहुत से लोगों ने उनको मिसयूज़ किया। तो उसके बाद फिर मैंने सिर्फ़ 1000 मंथली फ़ीस रखी। 1000 एक दिन की फ़ीस नहीं रखी, या महीने की 10,000 20,000 फ़ीस नहीं रखी। मंथली 1000 जो है वो रखी कि ताकि जो लोग वहाँ पर आएँ, सीरियस होके सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। 6 महीनों में अगर सिर्फ़ ₹6000 आप खर्चा करेंगे, तो आप 6 लाख से भी ज़्यादा का इल्म हासिल कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगर आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छी स्किल सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा आर्म पीएसएक्स ग्रुप आप जॉइन करें। अगर आपने ऑलरेडी जॉइन किया हुआ है तो आप अपने दोस्तों, साथियों और दूसरे लोगों के साथ हमारी वीडियोस शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और नीचे कमेंट भी लिखा करें, और हमारी टीम बनकर बाकी लोगों तक इस इल्म को पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें।